दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल पर आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी करवाने जा रहा हूं। इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आने जा रही है। इसका मैंने एक संभावित सिलेबस भी आपके बीच में रखा था, और ये सिलेबस मैंने ऐसे ही आपके बीच में नहीं रखा था। कई राज्य जहां पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसके आधार पर मैंने तैयार किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आज जिस चैप्टर पर चर्चा करूंगा वो चैप्टर है भारत में शिक्षा का विकास, इसकी पृष्ठभूमि, और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं 1813 के जो चार्टर एक्ट है उससे क्या शिक्षा पर प्रभाव पड़ा वहां से शुरू करूंगा, और आज की जो आधुनिक शिक्षा की जो स्थिति है, जो शिक्षा का विकास होते हुए आज जो नया आयोग बना, भारतीय शिक्षा नीति बनी, उस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ ले सके। दोस्तों, 500 से ऊपर वैकेंसी आने जा रही है, इसलिए आपको आज से ही कमर कस लेनी है। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि मैं सबसे पहले आपको शिक्षा का विकास की जो पृष्ठभूमि रही है उसकी चर्चा करूंगा। और देखिए, अगर शिक्षा के विकास की पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो अंग्रेजी काल का अगर हम लोग लेते हैं, शुरुआत वहीं से हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पहला जो 60 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित कर ली, तो पहला जो 60 वर्ष रहा ना, उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने में इसकी कोई भी रुचि नहीं थी। इसके लिए क्या चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा के लिए? तो कुछ जानकार भारतीय चाहिए थे जो भारतीय भूमि के प्रबंधन में, पहला मकसद तो भूमि का प्रबंधन था, तो भारतीय भूमि के प्रबंधन में उनकी मदद कर सके। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ये था कि स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनी दिशा निर्देशों को ठीक से पहचानना चाहते थे। वो इसके लिए कुछ भारतीय जो इस मामले में पूरी तरह से दक्ष हों, उनको वो हायर करना चाहते थे। अब देखिए, अगला जो पॉइंट यहां पर है कि कुछ मशीनरीज आई। उनका मकसद क्या था कि जैसे उस समय भारत अंग्रेजी शिक्षा से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था, तो पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में इन मशीनरियों ने मदद की। और मुख्यतः इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि धर्मांतरण कार्य कर सके। ये मुख्य उनका रीजन था, उनका ये उद्देश्य भी था। दोस्तों, उन्होंने कई शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना की जहां शिक्षा को सबसे अच्छा तरीका माना गया। इसका उद्देश्य भारतीय लोगों को सभ्य बनाना, क्योंकि वो सोचते थे कि भारतीय सभ्य नहीं है, इसलिए उनका ये मकसद था कि हम जब यहां अच्छे तरह से शैक्षिक केंद्र स्थापित करेंगे और उससे इनको सभ्य बनाएंगे, और सभ्य बनाने के साथ साथ ईसाई बनाना। हम लोग पहले पॉइंट में देखें कि उनका उद्देश्य था धर्मांतरण करना, तो ये इनका उद्देश्य था। शिक्षा का विकास में अब जो महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपनी शासन के तहत 1813 का चार्टर एक्ट। भारतीय शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से शुरुआत होती है सारी शिक्षा आयोग का और सारे शिक्षा नीति का। देखिए, इस अधिनियम ने मशीनरियों को भारत की यात्रा करने और शिक्षा का प्रसार करने का अधिकार दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार, देखिए 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया उसके अनुसार जो सबसे पहले शिक्षा पर जो जोर दिया गया, कंपनी ने भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी का एक हिस्सा अपने ऊपर ले लिया था। कब? 1813 के चार्टर अधिनियम में। देखिए, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के लोगों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना
और साहित्य का, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, साहित्य के पुनरुद्धार और सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की राशि अलग रखी गई थी। यानी पहली बार जो बजट पेश हुआ शिक्षा के लिए अंग्रेजी व्यवस्था में, अंग्रेजी राज्य में, वो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ। और उसमें कितना रुपया रखा गया इसके लिए? तो कम से कम 1 लाख रुपए की राशि अलग रखी गई। अब यहीं से सारा व्यवस्था हुआ शिक्षा का, उसकी शुरुआत हो जाती है। हालांकि 1813 के चार्टर एक्ट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इस परियोजना के लिए धन जो दिया गया 20 वर्षों तक अप्रयुक्त रहा। ये 1 लाख रुपया 20 वर्ष के लिए बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत कम था। इस बात पर गर्मा गर्म बहस चलती रही कि शिक्षा कैसे और कैसे प्रदान किया जाए, यानी शिक्षा कैसे मिलेगी और कैसे प्रदान की जाएगी। अब आगे देखिए, एक गुट ने फारसी और शास्त्रीय संस्कृत के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एक गुट ने फारसी और शास्त्रीय संस्कृत के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके पारंपरिक भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत की और इस समूह को ओरिएंटलिस्ट के रूप में जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, इसको जरूर नोट कर लें। गवर्नर के पार्षद सर मैकाले लॉ के अनुसार के नेतृत्व में दूसरा पक्ष पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत और प्रचार की वकालत करता था। और इसको यहां पर आप देख रहे हैं कि ओरिएंटलिस्ट थे, वो एंग्लो लिस्ट थे, और इन दोनों में हमेशा संघर्ष चलता रहा। अल्पसंख्यक भारतीयों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज स्थापित करना शुरू किया। 1844 में, देखिए 1844 की बात आ रही है, मैं इसके पहले आपको नेक्स्ट क्लास में 1835 का जो लॉर्ड मैकाले का जो अंग्रेजी शिक्षा नीति आई उस पर भी चर्चा करूंगा। तो 1844 में, उसी वर्ष जब अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बन गई, क्योंकि मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की, इसका पूरा चैप्टर मैं आपके बीच में लाऊंगा, तो घोषणा की सरकार ने कि ब्रिटिश स्कूल में जो पढ़े भारतीय हैं को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। यानी एक तरफ ब्रिटिश स्कूलों के तरफ भारतीयों का रुझान बढ़ाया गया, अंग्रेजी शिक्षा को और प्रचलित किया जाए, इसके लिए सरकारी नौकरी का लालच दिया गया। अब देखिए, परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी शिक्षा का चलन बढ़ा उस समय, और अधिनियम के परिणाम स्वरूप कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए। खास तौर पर देखिए, इसमें कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे जैसे महत्वपूर्ण शहरों में, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 में, मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज 1840 में, और बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज 1856 में, इनमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थान थे। अब इसका निष्कर्ष भी देखना जरूरी है। निष्कर्ष की अगर बात करें हम लोग कि निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष यह निकला दोस्तों कि कुल मिलाकर 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए रूपरेखा प्रदान की। इसने एक ऐसे समय की शुरुआत का संकेत दिया जब पश्चिमी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई और अंग्रेजी शिक्षा प्रमुखता से उभरी। लेकिन इसने इस स्कूली शिक्षा के सांस्कृतिक और भाषाई प्रभावों के बारे में चर्चाओं को भी जन्म दिया कि स्कूली शिक्षा के सांस्कृतिक और भाषाई प्रभाव है, इस पर भी चर्चा जो उस समय चली वो महत्वपूर्ण था, जिसने आने वाले वर्षों में शैक्षिक प्रथाओं को प्रभावित करना जारी रखा। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आज आपको भारत में शिक्षा का विकास की जो पृष्ठभूमि है उसकी चर्चा की,
और 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उससे शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा की। अगले वीडियो में मैं आपके बीच मैकाले का जो शिक्षा नीति है उस पर चर्चा करने वाला हूं। इसलिए चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि बाकी शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सके। और मैं एक बात और मेंशन कर देना चाहता हूं, ये सभी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। आप सिर्फ YouTube पर विजिट करके हिमांशु क्लासेस टाइप करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।